हेलो स्टूडेंट्स, मैं सिमरन स्वागत करती हूँ आप सभी का आशीष तिवारी यूट्यूब चैनल पर। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक वीडियो लेक्चर सीरीज जो बेस्ड है आपके बीए बीकॉम प्रोग्राम एंड ऑनर्स पर, जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं आपका सेमेस्टर 2 और सेमेस्टर 5 का सब्जेक्ट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, फंडामेंटल्स ऑफ एचआरएम। तो स्टूडेंट्स, अगर आप ड्यू, सोल, रेगुलर, एनसीवेब या अदर किसी यूनिवर्सिटी से ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो ये वीडियो सीरीज आप सभी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। हर चैप्टर को हम सिंपल भाषा में समझेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को ब्रेक डाउन करेंगे और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आप ड्यू, सोल, रेगुलर, एनसीवेब या अदर किसी यूनिवर्सिटी से कोई और सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं आसानी से, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। एंड सोल से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सअप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं आपका सेमेस्टर 2 और सेमेस्टर 5 का सब्जेक्ट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, फंडामेंटल्स ऑफ एचआरएम। तो स्टूडेंट्स, इस सीरीज के अंदर अभी तक हम हमारा जो सिलेबस है एक बार उसको देख लेते हैं। इस सीरीज के अंदर अभी तक हम आपकी यूनिट नंबर 1 को डिस्कस कर चुके हैं। यूनिट नंबर 1 के जितने भी आपके चैप्टर्स हैं उनको हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। यूनिट 2 और यूनिट 3, इन यूनिट 2 के भी सभी चैप्टर को डिस्कस कर लिया गया है अभी तक, और यूनिट 3 के भी चैप्टर जितने भी हैं आपके, उनको अभी तक हमने डिस्कस कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको वहां पे वो वीडियोस मिल जाएंगी। तो यूनिट 4 में से भी हम आपका चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था कार्य निष्पादन मूल्यांकन। आज की जो वीडियो रहने वाली है वो यूनिट नंबर 4 के चैप्टर नंबर 2 पे रहने वाली है, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं प्रतिफल और परिश्रमिक। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। उसके बाद आपकी जो वीडियो सीरीज आएंगी वो सारे आपके यूनिट नंबर 5 पे आएगी, जिसमें हम 1 से लेके चैप्टर नंबर 6 को डिस्कस करेंगे चैप्टर वाइज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट नंबर 4 का चैप्टर नंबर 2। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम ये जानते हैं चैप्टर नंबर 2 में, यूनिट नंबर 4 का जो चैप्टर नंबर 2 है, इसमें हमें दिया गया है प्रतिफल और परिश्रमिक। तो अगर इसके इंट्रो यानी परिचय की बात करें तो प्रतिफल या परिश्रमिक वह भुगतान और लाभ है जो कर्मचारी को उसके काम के बदले दिए जाते हैं। ये कर्मचारी को प्रेरित करने और संगठन में बनाए रखने का महत्वपूर्ण साधन होता है। तो अगर इसके इंट्रो को समझे, सिंपल लैंग्वेज में अगर हम इसे समझे, तो आपका जो प्रतिफल और आपका जो परिश्रमिक है, ये दोनों क्यों दिए जाते हैं, ये दोनों क्या होते हैं? ये दोनों ही क्या होते हैं कि आपका जो कर्मचारी जो होते हैं, ठीक है, जो आपके एम्प्लॉयज होते हैं, उनको बनाए रखने में, कंपनी के साथ जुड़े रहने में ये मदद करते हैं। ठीक है, तो अगर हम प्रतिफल की बात करें, प्रतिफल का मीनिंग होता है यहाँ पे पैसा। ठीक है, जो भी पैसा है या जो लाभ है जो कर्मचारी को उसके काम के बदले में मिलता है, वही आपका प्रतिफल कहलाता है। ठीक है, जैसे कि सैलरी जिसमें आपका पैसा आता है। ठीक है, तो प्रतिफल का मीनिंग यहाँ पे क्या है कि पैसा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आप ट्यूशन पढ़ाते हैं तो ट्यूशन के बदले आपको क्या मिलता है? पैसे मिलते हैं, तो वो क्या हुआ? आपका प्रतिफल हुआ। तो प्रतिफल का मीनिंग यहाँ पे क्या है कि पैसा। वही अगर हम आपका ये जो दूसरा पॉइंट है परिश्रमिक की बात करें तो ये भी आपका किसी उससे ही संबंधित होता है, पैसे से संबंधित होता है, जिसमें आपको हम कह सकते हैं, जिसमें आपका जो प्रतिफल होता है, पहले हम प्रतिफल को ही जानते हैं। ठीक है, प्रतिफल क्या है? आपका पैसा है, जैसे मैंने भी आपको बताई दिया है। अगर हम बात करें प्रतिफल के अर्थ की, तो प्रतिफल का अर्थ जैसे मैंने भी आपको बताया कि कर्मचारी को उनके कार्य के बदले में जो भी वेतन मिलता है, भत्ता मिलता है, बोनस मिलता है, ये सारे के सारे लाभ आपके प्रतिफल के अंदर आते हैं। इन्हें ही हम क्या बोलते हैं? प्रतिफल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम सिंपल भाषा में समझे तो किसी भी ऑफिस में, फॉर एग्जांपल किसी भी ऑफिस में काम करने वाले एम्प्लॉय को, वर्कर को हर महीने जो सैलरी मिलती है प्लस जो भी आपका फेस्टिवल बोनस होता है, वो आपका प्रतिफल के अंतर्गत आता है। अब हम बात करते हैं प्रतिफल के प्रकार की। ठीक है, तो प्रतिफल के प्रकार भी आपके 2 टाइप के होते हैं। पहला क्या होता है? प्रत्यक्ष प्रतिफल होता है, और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष प्रतिफल। तो आपका जो प्रत्यक्ष प्रतिफल होता है, इसके अंदर आपका मूल वेतन होता है, महंगाई भत्ता होता है, बोनस होता है, प्रोत्साहन होता है और ओवर टाइम भुगतान होता है। ठीक है, यानी मूल वेतन मतलब जो आपकी सैलरी है वो आपका किसके अंदर आता है? प्रत्यक्ष वेतन उसके अंदर आता है। ठीक है, प्रत्यक्ष प्रतिफल के अंतर्गत आपका मूल वेतन आता है, मीन्स कि आपकी जो सैलरी है वो इसके अंदर आती है। वही अगर हम बात करें महंगाई भत्ते की, जिसको हम डीए के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, बोनस आप सभी को पता ही है, प्रोत्साहन यानी जो भी आपका इंटेंसिव जो भी होते हैं, ठीक है, ये आपके प्रोत्साहन के अंतर्गत आते हैं।
उसके बाद है आपका ओवर टाइम भुगतान। जैसा आप सभी जानते हैं, अगर आप ओवर टाइम करते हैं अपने ऑफिस में तो आपको उसके लिए भी पे किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई फैक्ट्री के अंदर एक वर्कर है, ठीक है, उसको 10,000 रुपये सैलरी मिलती है। कोई फैक्ट्री है, उसके अंदर एक वर्कर है जिसको क्या मिल रही है, हर महीने 10,000 क्या मिल रही है, सैलरी मिल रही है। प्लस इसके साथ अगर वो ओवर टाइम करता है तो ओवर टाइम का भी उसको क्या मिलता है, यहाँ पे एक्स्ट्रा पैसा मिलता है, ठीक है। एक्स्ट्रा उसकी जो इनकम होती है वो ओवर टाइम से होती है। तो ये आपका किसके अंतर्गत आता है, आपका प्रत्यक्ष प्रतिफल के अंतर्गत ये आता है। अब हम बात करते हैं आपका दूसरा पॉइंट प्रतिफल का, ठीक है, जो क्या है आपका अप्रत्यक्ष प्रतिफल। अगर हम अप्रत्यक्ष प्रतिफल की बात करें तो इसके अंदर आपका चिकित्सक लाभ आता है, छुट्टियां आती है और आपका बीमा आता है, ठीक है। और इसके साथ साथ आपका इसके अंतर्गत और क्या आता है, अप्रत्यक्ष में पेंशन आती है, सेवानिवृत्त लाभ आता है, ठीक है। और आपका जो भी आवास सुविधाएं होती है वो इसके अंतर्गत आता है। मतलब क्या हुआ कि आपका जो अप्रत्यक्ष प्रतिफल है, ठीक है, अभी ये हमने क्या पढ़ा, अप्रत्यक्ष प्रतिफल पढ़ा, ठीक है। अप्रत्यक्ष प्रतिफल के अंतर्गत आपका क्या आता है कि इसके अंदर आपको पैसा नहीं मिलता, ठीक है, इसके अंतर्गत आपको पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन इसके बदले के पैसे के बदले के आपको सारे लाभ मिलते हैं, ठीक है। कौन कौन से लाभ होते हैं इसके अंदर, आपकी मेडिकल लीव आती है, ठीक है, चिकित्सक छुट्टियां जितनी भी होती हैं, हम कह सकते हैं चिकित्सक लाभ जितने भी होते हैं वो आपके इसके अंतर्गत आते हैं। साथ में आपकी जितनी भी छुट्टियां होती हैं वो आती हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई एम्प्लॉय है, ठीक है, एम्प्लॉय को फ्री मेडिकल जितनी भी फैसिलिटीज मिलती हैं वो कंपनी की तरफ से प्रोवाइड कराई जाती है, और पेड जितनी भी छुट्टियां होती हैं वो दी जाती हैं। तो अगर हम इसे एक शॉर्ट समरी में समझे, आपके अप्रत्यक्ष प्रतिफल को और प्रत्यक्ष प्रतिफल को, अगर इन सबका अगर हम एक कंक्लूजन निकाले शॉर्ट में, तो क्या है इसका मीनिंग कि काम के बदले में मिलने वाले पैसे और आपकी सुविधाएं, सर्विसेज ही आपका प्रतिफल कहलाता है। यानी अगर कोई आप काम कर रहे हैं किसी भी कंपनी में, वहां से आपको उसके बदले में पैसे मिल रहे हैं काम के बदले में, ठीक है, या कोई सर्विसेज मिल रही है, वो ही आपका प्रतिफल कहलाएगा। अब हम बात करते हैं आपके प्रतिफल के उद्देश्य की। तो पहला उद्देश्य क्या है कि कर्मचारियों को उचित भुगतान देना, दूसरा उन्हें प्रेरित करना, तीसरा योग्य कर्मचारियों को बनाए रखना, चौथा कार्य संतुष्टि बढ़ाना, पांचवा संगठन की उत्पादकता को भी ये बढ़ाना होता है। तो अगर हम इसे शॉर्ट में समझे, ठीक है, अगर हम इसे समझे आसानी से, तो इसका उद्देश्य क्या है, आपका प्रतिफल का उद्देश्य क्या है, या हम कह सकते हैं इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि इससे आपके जितने भी कर्मचारी होते हैं वो संतुष्ट रहते हैं, वो सेटिस्फाई रहते हैं, और जो उनका जो टर्नओवर होता है ना, जॉब छोड़ने का जो वो होता है, जॉब छोड़ने का जो डर होता है कंपनी को एम्प्लॉयज का, वो भी कम होता है। मतलब टर्नओवर कम करते हैं इसमें एम्प्लॉयज। उसके साथ साथ आपका जो काम होता है, जो वर्क होता है, उसके अंदर भी एम्प्लॉयज की क्या बनती है, रुचि बनती है, इंटरेस्ट उनका बनता है, ठीक है, काम को लेके। और जो भी आपका संगठन है, जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो भी संस्था है, उसको उसके अंदर एक स्टेबिलिटी आती है, एक स्थिरता आती है, ठीक है। और कंपनी का इससे जो प्रदर्शन होता है, जो परफॉर्मेंस होती है, वो भी बहुत अच्छी होती है, और साथ में उसकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है, यानी उत्पादकता भी बढ़ती है। फॉर एग्जाम्पल, कोई कंपनी है, कंपनी के अंदर अगर आपको सैलरी भी दे रहे हैं आप एम्प्लॉयज को, और अच्छी सुविधाएं भी मिलती है, तो इससे क्या होंगे, आपके वर्कर्स जो आपके एम्प्लॉयज होंगे वो खुश रहेंगे, अच्छे से काम करेंगे, और टर्नओवर भी नहीं करेंगे, यानी जॉब को छोड़ के भी वो नहीं जाएंगे। तो ये था आपका प्रतिफल का उद्देश्य। अब हम बात करते हैं अच्छा प्रतिफल तंत्र क्या होता है, ठीक है। अच्छे प्रतिफल तंत्र की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे क्या बोला गया है कि आपका जो अच्छा प्रतिफल तंत्र है वो है कि एक अच्छा प्रतितंत्र फल पारिश्रमिक तंत्र ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर आपका न्याय संगत हो, प्रतिस्पर्धात्मक हो और पारदर्शी हो, ठीक है। वही आपका क्या कहलाता है, एक अच्छा प्रतिफल तंत्र कहलाता है। अब हम बात करते हैं इसके महत्व की। जैसा महत्व अभी मैंने आपको बता ही दिया है कि इससे आपका जो जितने भी कर्मचारी होते हैं वो एकदम संतुष्ट रहते हैं, टर्नओवर कम होता है, उद्देश्य भी इसके यही कहलाएंगे, कार्य में रुचि बढ़ती है, संगठन में स्थिरता आती है, और बेहतर प्रदर्शन प्रोत्साहन भी यहाँ पे इंप्लॉयज को मिलता है। तो ये थे आपके प्रतिफल के महत्व। अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वेतन निर्धारण के आधार की। यानी वेतन निर्धारण के आधार की बात करें तो बेसिस ऑफ वेज डायमेंशन जो होता है आपका, वो क्या होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें वेतन निर्धारण के आधार की, तो सबसे पहला क्या है कि कार्य की प्रकृति होना, यानी काम आसान है या कठिन है, ये इसमें क्या पता करता है, कौन पता करता है, एम्प्लॉय पता करता है कि जो भी कंपनी का काम है वो जो काम है वो आसान है या कठिन है, ठीक है। काम आपका इसमें आसान है या फिर कठिन है, ये एम्प्लॉय पता करता है, जिसमें आपकी कार्य की प्रकृति आती है, यानी कि वर्क ऑफ स्ट्रक्चर आता है।
उसके बाद है आपका जो आपके कर्मचारी हैं उनका अनुभव, यानी जो भी आपके एम्प्लॉयज है उनका एक्सपीरियंस कितना है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद है शिक्षा और कौशल, यानी उनके पास कितनी उनकी जो क्वालिफिकेशन है वो क्या है, ठीक है, क्वालिफिकेशन क्या है, और साथ में आपका इसके अंदर स्किल्स जो है आपकी वो कौन सी है। तो ये सब इसके अंतर्गत आता है शिक्षा और कौशल के अंदर। वहीं अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, जो है आपका बाजार दर, यानी मार्केट रेट इस वक्त क्या चल रहा है, मार्केट के अंदर कितनी आपकी सैलरी चल रही है, ठीक है, तो वो मार्केट रेट के अंतर्गत आता है आपका। उसके बाद है आपका प्रदर्शन, यानी कि आपकी प्रदर्शन मीन्स कि आपकी जो परफॉर्मेंस है वो कैसी है, ठीक है, तो प्रदर्शन इसके अंतर्गत आता है, यानी कि आपकी जो परफॉर्मेंस है वो किस तरीके से है, वो भी आपका इसके वेतन के निर्धारण के अंतर्गत आता है। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, जो है आपका वेतन और पारिश्रमिक में अंतर क्या होता है। अगर हम वेतन की बात करें तो ये सिर्फ केवल आपका एक नगद भुगतान होता है। उससे पहले हम ये समझते हैं, जो आपका ये वाला जो पॉइंट था वेतन निर्धारण के आधार, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। कोई भी एक्सपीरियंस टीचर है और वो नए टीचर से ज्यादा उसको अगर सैलरी मिलती है, क्यों मिलती है, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस और उसकी जो स्किल्स है वो बेहतर है, वो अच्छी है, इसी वजह से उसको जो सैलरी है वो क्या मिल रही है, अच्छी मिल रही है। तो ये आपका इसमें क्या होता है, वो आता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आपके वेतन की। वेतन और पारिश्रमिक में अंतर क्या होता है ये भी जान लेते हैं। तो अगर हम वेतन की बात करें तो वेतन क्या है आपका, अगर हम वेतन की बात करें तो वेतन आपका इसके अंतर्गत आता है, वेतन जैसे मैंने भी आपको बताया, यानी आपकी सैलरी, जो भी आप कार्य कर रहे हैं कंपनी के लिए उसके बदले में आपको जो रिवॉर्ड मिल रहा है, जो सैलरी मिल रही है, वो आपका वेतन के अंतर्गत आता है, ठीक है। अगर हम बात करें पारिश्रमिक की, ठीक है, तो वेतन और जो भी आपके अन्य लाभ होते हैं वो उसके अंतर्गत आता है। वेतन आपका केवल कैसा होता है, भुगतान के रूप में आपको नगद जो भी दिया जाता है, जैसे सैलरी आपकी जो भी कैश पेमेंट होती है, ठीक है, जो भी आपकी कैश पेमेंट होती है वो आपका वेतन के अंतर्गत आता है, यानी वेतन जो होगा आपका वो नगद भुगतान होगा, ठीक है। तो इसके अंदर आपका कैश पेमेंट आता है, और ये क्या होता है, ये नियमित भुगतान हो सकता है, यानी आपको ये लगातार कंटिन्यूअसली आपको देखने को मिल सकता है, जब तक आप कार्य करते हैं तब तक आपका वेतन का भुगतान किया जाता है। वहीं अगर हम बात करें पारिश्रमिक चुनौतियों की, तो पारिश्रमिक का अर्थ अगर हम बात करें, पारिश्रमिक का अर्थ यहाँ पे क्या है कि आपका जो वेतन है, ठीक है, जैसे मैंने भी आपको ऊपर बताया, वेतन यानी आपकी सैलरी प्लस जो भी आपको अन्य सुविधाएं मिल रही हैं, अन्य लाभ जो मिल रहे हैं, वही आपका क्या कहलाता है, पारिश्रमिक, या फिर हम कह सकते हैं उसे प्रतिफल भी वो कहलाता है, ठीक है। तो ये था आपका पारिश्रमिक, जिसमें आपको वेतन और अन्य लाभ भी जो मिलते हैं कंपनी की तरफ से, जैसे आपका बोनस हो गया, मेडिकल लीव्स हो गई, ठीक है, ये सारे के सारे आपके पारिश्रमिक में आता है। उसके बाद है पारिश्रमिक की चुनौतियां। अब इसके सामने कौन कौन सी ऐसी चुनौतियां हैं, कौन कौन से आपके इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो कौन कौन सी चुनौतियां हमें देखने को मिल सकती हैं। तो अगर हम इसके अंदर चुनौतियों की बात करें तो सबसे पहली चुनौती क्या है कि समान वेतन देना कठिन हो सकता है हर एम्प्लॉयज को, ठीक है, महंगाई का प्रभाव भी इसमें देखने को मिलता है, प्रदर्शन सही तरह से मापा गया है, यानी जो भी उसकी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस है काम को लेके, उसका जो असेसमेंट किया गया है वो सही किया गया है या नहीं किया गया है, ठीक है। फिर बजट सीमाएं, कितने बजट है कंपनी का। फिर कर्मचारियों की बढ़ती अपेक्षा है। अब इसे एग्जाम्पल से समझते हैं कि एक कंपनी और अपने कर्मचारियों को मासिक वेतन, बोनस, मेडिकल सुविधाएं और छुट्टी देती है। इससे कर्मचारी क्या होते हैं कि खुश रहते हैं और लंबे समय तक अपना काम करते हैं। तो ये था आपका पारिश्रमिक चुनौतियां। अब हम बात करते हैं आपका इसके निष्कर्ष की। अगर हम इसके निष्कर्ष की बात करें तो निष्कर्ष क्या कहता है कि आपका जो प्रतिफल है और जो पारिश्रमिक है, ये दोनों ही आपके क्या है, मानव संसाधन प्रबंधन है, ठीक है। मानव संसाधन प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, यानी आपका एचआरएम का क्या है, एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और इसके अंदर जो भी आपका उचित प्रतिफल प्रणाली आती है, चाहे वो कर्मचारियों को क्या करती है, प्रेरित करती है, और संगठन को भी क्या करती है, सफल बनाती है। तो इसके अंदर क्या हुआ कि आपका जो प्रतिफल है और जो आपका पारिश्रमिक है, ये दोनों ही क्या है, आपका किसके अंतर्गत आते हैं, आपका ये एचआरएम के अंतर्गत आते हैं, यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, यानी मानव संसाधन प्रबंधन के अंतर्गत ये आते हैं, उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और उचित प्रतिफल और प्रणाली जो है वो कर्मचारियों को क्या करती है, प्रेरित करती है, और इसी से जो संगठन है वो क्या बन पाता है, सफल बन पाता है, यानी किसी भी कंपनी की जो ग्रोथ है वो इसी से बन पाती है। तो निष्कर्ष ऑल ओवर क्या कहता है कि अगर कर्मचारियों को सही पारिश्रमिक मिले, ठीक है, जो आपका सिस्टम है वो सही मिले प्रतिफल का और पारिश्रमिक का, तो कर्मचारी इससे मोटिवेट होते हैं और ऑर्गेनाइजेशन जो होता है आपका वो भी सफल होता है, ठीक है। यानी अच्छा पारिश्रमिक इक्वल्स टू आपका जो कर्मचारी है वो खुश रहेंगे और सफल संगठन भी आपको इससे देखने को मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका यूनिट नंबर
4 का चैप्टर नंबर 2, जिसके सभी टॉपिक्स को मैंने आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दिया है। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है या कोई क्वायरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप हमारे इंस्टा पेज को भी फॉलो करके डायरेक्ट डीएम करके भी आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट को ये नोट्स चाहिए है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको ये सभी नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। और इसके साथ साथ अगर आप DU, सोल, रेगुलर, NCVEB या अदर किसी यूनिवर्सिटी से कोई और सब्जेक्ट आसानी से पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये रहे हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे आपको कोई भी क्वायरी है तो आप हमें क्वायरी कर सकते हैं, ठीक है। मैसेज करके भी डायरेक्ट पूछ सकते हैं। अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई यूनिट के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।